चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर हम गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें दो तरह से उसको पढ़ना होता है। नंबर 1 होता है हमारा अवतल दर्पण के द्वारा और नंबर 2 होता है हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाएगा और अवतल दर्पण की यहाँ पर हम 6 स्थितियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे कि अगर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास अवतल दर्पण दिया हुआ है। M1 और M2 जो है ये हमारे पास अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर हमें दिया हुआ है और इसके मिडल में यानी कि बीच में एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसको हम ध्रुव या हम इसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर हमें पॉइंट F दिया हुआ है जिसको हम फोकस बोलते हैं और यहाँ पर पॉइंट C दिया हुआ है जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हम पहली वीडियो में भी अच्छे से इसको पढ़ चुके थे। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। तो देखिएगा कि वक्रता केंद्र से बहुत दूर यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि वस्तु हमारी ये जो रखी हुई है ओ डैश ये हमारी वस्तु है। यहाँ पर आप देखेंगे O और O डैश ये हमारी वस्तु है और ये वक्रता केंद्र से बहुत दूर यानी कि अनंत पर ये रखी हुई है। अब आप देखिएगा कि अगर हमारी वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से हमारी एक प्रकाश की किरण आएगी और वो हमारे फोकस से होकर जाएगी और यहाँ पर आके टच हो जाएगी। तो आप देखिएगा कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से हमारी वस्तु से चलती है और फोकस से यहाँ से गुजरती है इस पॉइंट F से और यहाँ पर हमारे अवतल दर्पण से टकराती है या परावर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर ही दूसरी साइड में चली जाती है। आप यहाँ पर एरो भी लगा सकते हैं कि प्रकाश की किरण इधर से आई, फोकस से गुजरी और यहाँ पर टच किया इसने अवतल दर्पण को और मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। तो अब आप देखिएगा कि हमारी पहली प्रकाश की किरण इस तरह से आती है और इस तरह से परावर्तित हो जाती है। अब जब हमारी दूसरी प्रकाश की किरण आएगी तो हमारी वो फोकस से होकर नहीं जाएगी, वो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। आप देखिएगा दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और ये फोकस से नहीं जाती है, ये हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और यहाँ पर अवतल दर्पण पर टच करती है और यहाँ से इधर को जाती है और वापस इसी रास्ते से लौट जाती है जिस रास्ते से हमारी दूसरी प्रकाश की किरण आती है। तो आप देखिएगा कि जो पहली प्रकाश की किरण आई वो फोकस से होकर गुजरी और अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, लेकिन दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और जब अवतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तित नहीं होती है या हम बोल सकते हैं कि परावर्तित भी होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि जो पहली प्रकाश की किरण थी और जो हमारी दूसरी प्रकाश की किरण थी तो यहाँ पर आकर ये टच हो जाती है। तो जहाँ पर ये आपकी टच होती है दोनों प्रकाश की किरणें, वहाँ से लेकर और मुख्य अक्ष के बीच की जितनी भी दूरी होती है उसको हम मिला देते हैं। तो आप देखिएगा कि ये फोकस से जाकर मिल जाएगी और ये जो हमारे यहाँ की डिस्टेंस होगी इसको ही हम इस वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर O वस्तु जो रखी हुई है इसका जो आधार O है यहाँ पर ये I बन जाएगा और यहाँ पर जो O डैश है यहाँ पर ये आपका I डैश बन जाएगा। तो हम इस साइड इसका एरो लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फोकस पर तो बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि
प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है और हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वास्तविक यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि दर्पण के सामने ही रखा हुआ है तो हम इसको वास्तविक बोलेंगे। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता तो हम उसको आभासी बोलते। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है आई डैश, ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु है आपकी ओ डैश। ओ डैश की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और आई डैश की दूरी थोड़ी कम है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि मुख्य अक्ष पर यहाँ पर वस्तु का आधार रखा हुआ है ओ, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है आई। और यहाँ पर आपका ऊपर देखेंगे वस्तु का जो शीर्ष है ओ डैश, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का शीर्ष बन रहा है आई डैश। तो हम यहाँ पर एरो लगा देंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से उल्टा बन रहा है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, अगले में क्या होता है कि हम जब वस्तु को रखेंगे तो अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर तो हमने वस्तु को वक्रता केंद्र से बहुत दूरी पर रखा था, या हम बोल सकते हैं कि हमने इसको अनंत पर रखा था। तो अब हम इस वस्तु को थोड़ा इसके पास लेकर आएंगे वक्रता केंद्र के, और हम बोल सकते हैं कि वस्तु को अब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। अब आप देखिएगा कि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के पास में रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण आएगी तो सबसे पहले यहाँ से चलेगी और यहाँ पर हमारे दर्पण पर टकराएगी और परावर्तित होकर हमारे मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी प्रकाश की किरण चलती है और हमारे दर्पण पर टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब हमारी दूसरी प्रकाश की किरण आएगी और जो दूसरी प्रकाश की किरण आएगी वो हमारे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पर यहाँ पर टकराएगी और दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। आप देखिएगा यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, वक्रता केंद्र से हमारी गुजरती है प्रकाश की किरण दूसरी जो है। अब यहाँ से आने के पश्चात हमारे दर्पण पर टकराएगी और इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अब आप देखिएगा कि जो हमारी पहली प्रकाश की किरण चली थी और हमारी दूसरी प्रकाश की किरण जो उसी मार्ग में लौट गई है, यहाँ पर ये आपस में टकराती हैं और जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं और उस पॉइंट को हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारा प्रतिबिंब कहलाया जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश हमारा बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वस्तु का आधार मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है जो हमारा ओ है, तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब का आधार मुख्य अक्ष पर ही मानेंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष पर ही वस्तु का आधार रखा हुआ है तो मुख्य अक्ष पर ही हमारे प्रतिबिंब का आधार रखा होगा। तो यहाँ पर हम आई मानेंगे और यहाँ पर हम आई डैश मानेंगे। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर हमें आई डैश मानना है और कहाँ पर हमें आई मानना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर वस्तु का आधार मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब का आधार भी मुख्य अक्ष पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एरो लगा देंगे और हम बोल सकते हैं कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है जो वस्तु से छोटा है और उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये हमारे दर्पण के साइड ही बन रहा है, या हम बोल सकते हैं परावर्तक तल की ओर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यदि हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा होता तो हम उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है और प्रतिबिंब हमारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है।
अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, अब हम वस्तु को उठाकर वक्रता केंद्र पर यहाँ पर हम रख देंगे। पहली स्थिति में हमने क्या किया था, हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी स्थिति में हमने क्या किया था, वस्तु को वक्रता केंद्र के और पास ले आए थे, या हम बोल सकते हैं कि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा था। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे और देखेंगे कि अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब आप देखिएगा कि हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब क्या होता है, अब जब प्रकाश की किरण आएगी तो सबसे पहले अवतल दर्पण पर यहाँ पर टकराएगी और टकराने के पश्चात यानी परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस से होकर चली जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण हमारी आएगी और दूसरी जो प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगी वो भी हमारी फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की हमारी जो किरण आएगी वो हमारी उसी मार्ग में नहीं लौट कर जाएगी, ये यहाँ से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात इधर को निकल कर चली जाएगी। आप देखिएगा, इसको हम देख सकते हैं। प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी और यहाँ पर हम इसको पॉइंट ए भी मान सकते हैं कि दर्पण पर पॉइंट ए पर टकराएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश की हमारी किरण आएगी यहाँ से और वो फोकस से गुजरेगी। यहाँ पर ये थोड़ा तिरछा हो चुका है, हम इसको सीधा खींचेंगे क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी चलती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की जो किरण हम इसमें बनाएंगे वो हमेशा सीधी ही होनी चाहिए। तो आप देखिएगा जो दूसरी प्रकाश की किरण हमारी चलती है वो फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने के पश्चात हम यहाँ पर पॉइंट बी भी मान सकते हैं और पहले वाले डायग्राम में भी हम यहाँ पर पॉइंट बी मान सकते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट ए मान सकते हैं। ऐसा हम अपने पास से मान सकते हैं। तो जो दूसरी प्रकाश की किरण आती है वो फोकस से होकर जाएगी और फोकस से होकर जाने के पश्चात पॉइंट बी पर यानी कि अवतल दर्पण पर टकराएगी और टकराने के पश्चात इसी मार्ग में नहीं लौटेगी, यहाँ से आएगी और दर्पण पर टकराने के पश्चात यहाँ पर इधर को निकल जाएगी। या हम बोल सकते हैं कि दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण बी पर या हम बोल सकते हैं दर्पण के पॉइंट बी पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस ना जाकर दूसरी साइड को या दूसरे मार्ग से निकल जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी दूसरी प्रकाश की किरण आती है वो उस मार्ग में लौट कर नहीं जाती है। मान लीजिए अगर हमारी दूसरी प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। प्रतिबिंब तो तभी बनेगा ना जब हमारी पहली प्रकाश की किरण और दूसरी प्रकाश की किरण आपस में मिलेगी, लेकिन अगर हम प्रकाश की दूसरी किरण को उसी मार्ग में वापस भेज देते हैं तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों प्रकाश की किरणें आपस में नहीं मिल पाएंगी। तो आप देखिएगा, आपको बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें डायग्राम किस तरह से बनाना है, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिएगा कि जो दोनों हमारी प्रकाश की किरणें मिलती है ये यहाँ पर मिलती हैं और जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे मुख्य अक्ष से तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो उसी स्थान पर बनेगा जिस स्थान पर वस्तु रखी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बन रहा है और वस्तु से उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। या हम बोल सकते हैं कि लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और प्रतिबिंब आभासी नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो इस प्रकार हम 3 स्थितियों के बारे में पढ़ चुके हैं और 3 स्थितियां और हैं या हम बोल सकते हैं कि 3 स्टेज और हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो आइए हम आगे भी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वस्तु को उठाकर या हम बोल सकते हैं वस्तु को वक्रता केंद्र से हटाकर इसको हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। या हम बोल सकते हैं कि हम वस्तु को इस दूरी पर, ये जो हमें डिस्टेंस दिख रहा है इसी के आसपास कहीं भी हम वस्तु को अगर रखते हैं तो उसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, अब हम उसको देखते हैं। अब आप देखिएगा
कि वस्तु को हमने मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और इसके बीच में हमने वस्तु ओ डैश, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, वस्तु का नाम है हमारा ओ डैश। तो इस वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और पॉइंट ए पर यानी कि दर्पण पर यहाँ पर टकराती है और टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है और जब ये परावर्तित होती है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर कर चली जाती है। तो अब आप देखिएगा कि दूसरी प्रकाश की किरण किस तरह से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी हमारी, वो यहाँ से चलेगी और फोकस से होकर जाएगी और दर्पण पर पॉइंट बी पर टकराएगी और परावर्तन के पश्चात इधर को निकल कर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, देखिएगा कि यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण चलती है और मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और पॉइंट बी पर यानी कि अवतल दर्पण पर टकराती है और परावर्तन के पश्चात दूसरी साइड को निकल जाती है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रकाश की किरण चलती हैं, ये दोनों जो हमने यहाँ पर देखी हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष यानी कि इसके समानांतर होनी चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती हैं। दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती हैं। हम इसको पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक लाइन खींचेंगे जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहलाया जाएगा। वस्तु का आधार O जो मुख्य अक्ष पर है, तो प्रतिबिंब का आधार भी मुख्य अक्ष पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको I मानेंगे और यहाँ पर हम इसको I डैश मान लेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु जो हमारी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बनता है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और आप देखिएगा कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और कहाँ पर बनता है, आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यहाँ बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के पास में बनता है, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। आप लिख भी सकते हैं कि इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब हम 5 स्टेज में देखने वाले हैं कि अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। आप देखिएगा कि सबसे पहले हमने वस्तु को अनंत पर रखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें हमने वस्तु को अनंत पर रखा हुआ था। सेकंड में हमने वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ था। थर्ड में हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा हुआ था और फोर्थ में हमने वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हम वस्तु को फोकस के ऊपर ही रखेंगे। यहाँ बोल सकते हैं कि वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर हमने वस्तु ओ डैश को मुख्य फोकस यानी कि F पर रखा हुआ है। अब क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश की किरण चलती है और यहाँ से दर्पण पर यानी कि अवतल दर्पण पर पॉइंट A पर टकराती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के पश्चात वस्तु प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी और मुख्य फोकस से जब होकर गुजरती है तो इधर को निकल जाती है। अब आप देखिएगा कि पहले प्रकाश की किरण तो इस तरह से निकलती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो हमारी चलती है वो हमारी यहाँ से चलती है। आप देखिएगा यहाँ से हमारी दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और इस तरह से जब ये चलती है तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट बी आप यहाँ पर मान सकते हैं, इसको हम पॉइंट बी मान लेंगे और पॉइंट बी पर यहाँ पर प्रकाश की किरण टकराएगी और टकराने के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ से जब ये यहाँ से चली और यहाँ पर ये टकराई, फिर इसी मार्ग में जब ये वापस लौटती है तो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र दिया हुआ है और वक्रता केंद्र से होकर आपके प्रकाश की किरण गुजर जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रकाश की किरण नहीं मिल रही हैं और प्रतिबिंब बनने के लिए हमारी दोनों प्रकाश की
किरणों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है। तो आप देखिएगा कि पहली प्रकाश की किरण हमारी इस तरह से जाती है और दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें हमारी आपस में आगे चलती जाएंगी और ये दोनों आपस में जब टकराएंगी या मिलेंगी तो वहाँ पर अनंत होगा। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर या हम बोलें, अगर हम इसको सही से बोलें तो हम बोल सकते हैं कि अगर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो आप लिख भी सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हम और में हमने देखा था और स्टेजेस में हमने इसको पढ़ा था, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा दर्पण की ही ओर बनेगा, तो इसलिए हम इसको वास्तविक बोलेंगे। उल्टा बनेगा, उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के दूसरी साइड बनेगा। या हम बोल सकते हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और अनंत पर बन रहा है तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। अब हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं, जो हमारी लास्ट स्टेज बची हुई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वस्तु को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर हम उसको रख देंगे। यहाँ हम बोल सकते हैं कि वस्तु को ध्रुव, या हम इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, वस्तु को मूल बिंदु तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर वस्तु को ध्रुव यानी कि मूल बिंदु तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं P हमारा ध्रुव है, F हमारा फोकस है और वस्तु को हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में रखा हुआ है। अब क्या होगा, सबसे पहले प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और दर्पण पर यानी कि यहाँ पर पॉइंट A हम इसको मान सकते हैं, पॉइंट A पर टकराएगी और टकराने के पश्चात यहाँ से गुजरेगी और यानी कि फोकस से होकर गुजर कर चली जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारी पहली प्रकाश की किरण जो थी परावर्तित होकर चली जाती है। अब आप देखिएगा हमारी दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी और क्या होगा, इसमें ये यहाँ से चलेगी और पॉइंट बी पर यानी कि दर्पण के पॉइंट बी पर यहाँ पर टकराएगी और टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं यहाँ से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर लौट रही है तो यहाँ पर जब ये लौटती है तो यहाँ से ये वक्रता केंद्र के बीच में से होकर गुजर कर चली जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहली प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और पॉइंट ए यानी कि दर्पण के पॉइंट ए पर टकराती है और टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और जो हमारी दूसरी प्रकाश की किरण थी वो पॉइंट बी पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और जब ये लौटती है तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये दोनों जो प्रकाश की किरण है, हमें जब हम वस्तु को रखते हैं इस प्रकार की ध्रुव और फोकस के बीच में, जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे से आ रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं, हम इसको डॉट 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 करके भी देख सकते हैं। आप देखिएगा तो इस तरह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे से आ रही हैं या दर्पण के पीछे जा रही हैं, या यहाँ से इस तरह से पहले यहाँ से जाती हैं और यहाँ से आकर इस तरह से परावर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और आप देखिएगा कि जब दोनों ये प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे यहाँ पर मिल जाती हैं तो हम इसको पॉइंट मान सकते हैं और इसको हम यहाँ से मुख्य अक्ष पर मिलाएंगे, इस लाइन को। और जब आप इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वस्तु O यानी कि O डैश जो हमारी वस्तु है, इसका आधार O है जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब हमारा I डैश होगा और इसका आधार हम I मानेंगे। और इसका जो वस्तु का शीर्ष O डैश है तो प्रतिबिंब का शीर्ष हमारा I डैश हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पर हम वास्तविक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम आभासी लिखेंगे। आभासी इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखिएगा
लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी स्थिति है कि जहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह हम अवतल दर्पण में पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब देखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आप सबसे पहले इसमें जानते ही होंगे कि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे, हम दर्पण के पीछे तो रखेंगे नहीं। और दर्पण के सामने जब हम वस्तु को रखेंगे तो हम वस्तु को यहाँ भी रख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मूल बिंदु के बराबर या पास में भी हम उसको रख सकते हैं, या हम वस्तु को अनंत पर भी रख सकते हैं। हम वस्तु को कहीं भी उत्तल दर्पण में रख सकते हैं। अवतल दर्पण में भी हम कहीं भी रख सकते थे, लेकिन अगर अवतल दर्पण में हम वस्तु की स्थिति चेंज कर देते थे तो प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज हो जाती थी। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा इक्वल ही बनता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण दिया हुआ है, इसको हम M1 M2 भी मान सकते हैं कि M1 और M2 हमारे पास उत्तल दर्पण है और इसका फोकस F है, इसका वक्रता केंद्र C है, इसका मूल बिंदु या ध्रुव P है और वस्तु O को हमने दर्पण के सामने रखा हुआ है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और यहाँ पर टकराएगी दर्पण पर। दर्पण पर जब ये टकराएगी तो हमें क्या होगा, इसका जब परावर्तन होगा तो आप देखिएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और पॉइंट ए पर हम इसको उत्तल दर्पण पर पॉइंट ए मान सकते हैं, जहाँ पर हमारी प्रकाश की किरण टकराती है और यहाँ पर टकराने के पश्चात परावर्तित इस तरह से हो जाती है, दूसरी साइड को निकल जाती है। तो आप देखिएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और उत्तल दर्पण पर पॉइंट ए पर टकराती है और इस तरह से निकल जाती है। तो इसमें हमें इस तरह से प्रतीत होता है, या हम बोल सकते हैं कि इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि जो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण आ रही है वो दर्पण के पीछे से इसके फोकस से होकर आ रही है। तो इस तरह से हम इसको डॉट डॉट करके देख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि दूसरी प्रकाश की किरण किस तरह से आएगी। आप देखिएगा दूसरी प्रकाश की किरण जो हमारी आएगी वो यहाँ से चलेगी और यहाँ पर पॉइंट बी हम इसको मान सकते हैं, यहाँ पर टकराएगी और टकराने के पश्चात ये किसी भी दिशा में परिवर्तित नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं कि इसका परावर्तन नहीं होगा और ये उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि दूसरे प्रकाश की किरण चलती है और पॉइंट बी पर दर्पण पर पड़ती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो उसी मार्ग में लौट रही है तो ये दर्पण के पीछे से आ रही है और ये दर्पण के पीछे के जो इसका वक्रता केंद्र है वहाँ से ये आ रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और जो पहली प्रकाश की किरण है वो फोकस से आ रही है और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है। तो अब आप देखिएगा इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। आप देख सकते हैं कि जो पहली प्रकाश की किरण फोकस से गई है और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर यहाँ पर मिल रही हैं और इस बिंदु को जब हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब आप देखिएगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। तो आप देखिएगा कि वस्तु जो हमारी है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है और प्रतिबिंब भी हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बन रहा है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं कि आई डैश हमारा प्रतिबिंब है
और अब आप देखिएगा प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे रखा हुआ है, और प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे है। अगर दर्पण की साइड होता तो हम इसको वास्तविक बोलते, और यहाँ पर दर्पण के पीछे है तो हम इसको आभासी बोलेंगे, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तथा मूल बिंदु व फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मूल बिंदु है और ये हमारा फोकस है। तो प्रतिबिंब हमारा मूल बिंदु और फोकस के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरह हम देख चुके हैं कि गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस स्थिति को हम पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली इसमें आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं, उस टेबल को ही आपको याद करना है। यहाँ पर ये आपको टेबल दिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर वस्तु की स्थिति के बारे में बताया हुआ है कि वस्तु मान लीजिए अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, उसका प्रतिबिंब फोकस में बनेगा। और प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, यहाँ पर आप देखिए प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। सेकंड में आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, आपका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से जो मैंने आपको समझाया है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट यही है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि उत्तल दर्पण के बारे में हमने एक स्थिति के बारे में पढ़ा था, या हम बोल सकते हैं कि वही हमारी प्रत्येक स्थिति के लिए लागू होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि वस्तु को हम कहीं भी अगर उत्तल दर्पण में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के ध्रुव या फोकस के बीच में ही बनेगा। प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो इस तरह से ये आपको टेबल दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।